संस्कृति बचानी है तो इन बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लो, इनको किताबें दे दो हाथ में, तो शायद संस्कृति बच जाएगी। पांचवी क्लास की बच्ची नहीं होगी जिसके हाथ में मोबाइल है, और जब हम 5वीं क्लास में पढ़ते थे इसी बात से खुश हो जाते थे 6वीं में पेन मिलेगा। पैंट पहनने को मिलेगी, हाफ पैंट में घूमते थे। मत मोबाइल, और रिकॉर्ड करके करेंगे भी क्या आप लोग, देख लीजिए। देखिए, मैं मोबाइल का विरोध नहीं हूं डॉक्टर रमन सिंह साहब, क्योंकि हम सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि हम इससे क्या भूल रहे हैं और क्या खो रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। हम लोग इतने संवेदनहीन हो गए, अभिषेक के किसी का एक्सीडेंट होता तो हम रिकॉर्ड करने लगते हैं, बचाते नहीं है। पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था, कहीं आग लगी एक बिल्डिंग में, लोग कूद रहे थे जान बचाने के लिए, लोग वीडियो बना रहे थे। उस समय में हम फायर ब्रिगेड को फोन कर सकते थे, पुलिस को फोन कर सकते थे, हम समय नष्ट कर रहे थे, हमने सोचा ही नहीं कि हम क्या खो रहे हैं। और आपने मोबाइल ने सब कुछ ले लिया आपका, आप समय इस पे देखते हैं इसने घड़ी छीन ली, आप तारीख इस पे देखते हैं इसने कैलेंडर छीन लिया, आप हिसाब इस पे करते इसने कैलकुलेटर छीन लिया, इसने हमारे रिश्ते और बच्चे छीन लिए। और मुझे देखने का आनंद का एक क्षण बचा, ऐसे तो बचा लीजिए, इसलिए इस मोबाइल को जेब में रख लीजिए, मैं चाहता हूं। और आपने इतनी बढ़िया आदरणीय पवार जी ने शहीदों की और देश की रक्षा करने वालों की कविता पढ़ी। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, आप इतने लोग यहाँ बैठे हैं, पिछले 5 घंटे से मैं 2 जवानों को देख रहा था जो मुस्तैदी से यहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। 5 घंटे लगातार खड़े होने के बाद दूसरे जवान आते हैं, आप देखिए ये हिले भी नहीं, ये देश रक्षक हैं, ये खड़े, इनके लिए जरा एक बार जोरदार तालियां बजाइए जो 5 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं। हमें इस वर्दी का सम्मान करना चाहिए। आइए, मैं ओज का कवि नहीं हूं, आदरणीय हरिओम पवार जी ओज के कवि हैं, ओज मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहता हूं शहीदों के नाम। मैंने जीवन में इससे बेहतर कुछ नहीं लिखा। जब सीमा पे कोई बेटा शहीद होता है तब उसके घर में क्या होता होगा, उसकी मां पे क्या बीतती होगी, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन आज काव्य पाठ यहां से शुरू करता हूं कि जिस दिन डॉक्टर सुरेंद्र, जिस दिन तू शहीद हुआ, जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। मैंने इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा, एक पंक्ति में सुनाता हूं। जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं, वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। जब देश की रक्षा को ऐसे जवान मुस्तैद हो तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, हम लोग सुरक्षित हैं। और जैसा कि आपने देखा, अब तो देश के लाल किले की प्राचीर पे एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो बोलता है तो सारी दुनिया सुनती है, और जब वो बोलता है तो सारी दुनिया झुकती है। तब मैं कहना चाहता हूँ, ये देश खड़ा होकर ये भाषा बोलते हैं। मेरी 4 पंक्तियां डॉक्टर हरिओम पवार को समर्पित करता हूँ, ये उनका विषय है, इसलिए मैंने इस विषय में कुछ लिखा नहीं, लेकिन समर्पित करता हूँ। मैंने कहा कि हमारे इरादे विध्वंसक नहीं है, सचमुच हमारे इरादे विध्वंसक नहीं है। हम लोगों ने कभी विध्वंस नहीं किया। भारत 5000 साल से विध्वंस कभी नहीं किया, सृजन किया। सचमुच हमारे इरादे विध्वंसक नहीं है, और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। 140 करोड़ लोगों का देश ये खड़ा होकर भाषा बोल दे तो किसी हरिओम पवार को तालिबान के खिलाफ कविता लिखने की, आतंकवाद के खिलाफ कविता लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भाषा मैं बोलने जा रहा हूं। और ये भाषा मुझे खुशी है कि देश की लाल किले की प्राचीर पे बोली जाती है और सारी दुनिया सुनता है कि सचमुच अब हमारे इरादे विध्वंसक नहीं है, अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। अहिंसा के पुजारी है हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक है हम, नपुंसक नहीं है। और ये भाषा बोली जाने लगी। हालांकि पवार जी, आप कह रहे थे पाकिस्तान चरणों में आ जाएगा, क्या करेंगे उसे चरणों में लाके? हमारी एक खाली मिसाइल वहां गई थी जिसमें प्रधानमंत्री को डायरिया हो गया था, और वहां के प्रधानमंत्री ने हमारे गृह मंत्री जी को 4 बार फोन किया। आप तो उपाध्यक्ष पार्टी के, आप जानते होंगे, इन्होंने उठाया ही नहीं। ये फोन करेंगे उठाए नहीं, ये फोन करेंगे उठाए नहीं। अगले को पता ही नहीं चला, 5 बार मिस्ड कॉल देके वो बीजेपी का मेंबर बन गया। अब उस पाकिस्तान की हम क्या चिंता करें? और जब तक ये 2 हमारे बैठे हैं ऊपर,
जब तक ये दो बैठे आप चिंता मत करना, थोड़े दिन में स्कूल के मॉनिटर भी बीजेपी के होंगे, आप चिंता ही मत करो। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और क्या अमेरिका की औकात, जो बाइडेन दुनिया के चाहे जितने परमाणु बम बना ले, चाहे जितनी मिसाइल बना दे, चाहे जितनी दादागिरी कर ले, उसको कहना हिम्मत है तो एक बार आ और रायपुर से दुर्ग सड़क तक आके दिखा तू एक बार। नहीं बाइडेन को अपने भाई जी याद आ जावे तो बोलना। काय का अमेरिका? एक पंक्ति में कहता हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो। आपने इतनी लंबी बात की पहुंची एक पंक्ति में कि पाकिस्तान ने अमेरिका ने पूछा पाकिस्तान को कि भाई क्या है कि हमें उधार चाहिए, कर्ज दो। तो पाकिस्तान ने मांगा कि हमें कर्ज दो। तो अमेरिका ने कहा कि हम तुझे कर्ज क्यों दें? बोले क्योंकि तुम हमारे बाप के दोस्त हो। मैं ऐसी लंबी बातें करूंगा ही नहीं, मेरे से हो ही नहीं सकती है लंबी लंबी बातें। मेरे बाप से नहीं लिखी जाए कभी। डॉक्टर साहब, मैं राजस्थान का आदमी और आप तो राजस्थान के समझी हैं, तो आप तो मेरे भी समझी हुए। कोटा से आप बेटी लेके आए, बहू लेके आए हैं, तो आप हमारे भी समझी हुए। और मैं जोधपुर का हूं। जोधपुर में रावण को जो है दामाद मानता हूं, क्योंकि मंदोदरी जो है वो जोधपुर की थी। जोधपुर में रावण को दामाद मानते हैं और सारे देश में दामाद को रावण मानते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते। भाई वो तो अब आप मस्ती में आ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल मस्ती में आ जाओ। कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास पंवार जी जितना पावर है ही नहीं। पंवार जी तो ऐसे कवि हैं जो सटीक वीर रस लिखते हैं। मैं सब यकीन बताता हूँ आपको, इस देश में मुझे इस माइक पे कहते कोई गुरेज नहीं है। जितने वीर रस के कवि हैं, बस वो ये कोशिश करते हैं हम किसी तरह हरिओम पंवार हो जाए। हर आदमी यही कोशिश करता है कि ये पंक्ति इन्होंने कही तो ऐसे कर दो, ये। पर हरिओम पंवार होना आसान थोड़ी है साहब। इसके लिए आदमी को जीवन भर कुंवारा रहना पड़ता है, ऐसे थोड़ी। अरे रख देना भाई, मोबाइल करेगा क्या इसका? करना तो काचा बादाम ही है तेरे को। और छत्तीसगढ़ में तो बचपन का प्यार भूल मत जाना रे। करना क्या है? मोबाइल से रिकॉर्ड करके भेजोगे किसे यार? क्या करोगे इसका? कुछ काम नहीं आने वाला है। बर्बाद कर दिया है। माँ बाप पूरे सारी जिंदगी भगवान का दुआ मांगते हैं हमारे बेटा हो जाए, वो फेसबुक पे पूजा शर्मा बन के बैठा हुआ है। आप मस्ती में आ जाओ बस। मुझे मस्ती दिला देना, बहुत थका हुआ हूं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, अगर मैं रंग में आ गया तो आज की रात राजनांदगांव को भूलने नहीं दूंगा। बस मुझे रंग में ले आना एक बार बस। है जी, है? तुम्हारी आवाज तो निकल नहीं रही है। उम्र देखो तुम्हारी, और इस उम्र में ऐसा चरित्र, और वो भी रमन सिंह जी के पीछे बैठ के। कुछ तो शर्म करो यार। ये आपने बहुत आजादी दे रखी है रमन सिंह जी। अच्छा झुका के कभी नहीं, ताकि पास तुम यही बैठी। अभी कहेंगे इनको कि रास्ते में आयोडेक्स खरीद लेना। हाँ तो ये कहेंगे चोट तो लगी नहीं, बोले घर तो चलो। हो जाएगा थोड़ी देर में। तो मस्त रख दे बेटा, मोबाइल रख दे, मस्त। ये मोबाइल है तो झूठ बोलने वाली मशीन। डॉक्टर साहब मैं आपको एक बताता हूँ, ऐसा ऑब्जर्वेशन आपको जिंदगी में कोई नहीं बताएगा। मोबाइल पे अचानक कोई पुरुष का स्वर बात करते हुए मीठा हो जाए तो समझ लो सामने स्त्री है जो उसकी नहीं है। अचानक हेलो या मिलते हैं ना। वरना खुद की बीवी से डॉक्टर साहब जब आदमी बात करता है
ये ऑब्जर्वेशन आपको कोई नहीं बताएगा। जब खुद की बीवी से बात करता है तो एक ही बात पूरी बोलता ही नहीं, पूरा सेंटेंस तो कभी बोलता ही नहीं, एक ही शब्द बोलता है, वो भी दो बार। हेलो हेलो, हाँ हाँ, दुकान पे, खा लिया, फोन रख। अब ये पवार जी भी ऐसा जिन्होंने जीवन में बात नहीं की, इनका पीड़ा देखो आप, मेरे को बहुत कष्ट होता है। फिर क्या करे आदमी, तालिबान खून खराबा करे, नहीं तो करे क्या बेचारा, गुंठाए नहीं तो निकले। ये तो हमारे बड़े जैसे कहते हैं ना जागरूक वीर रस के, मैं बहुत बड़ा फैन हूं। मैंने जिंदगी का पहला कवि सन 42 साल पहले, और मेरे से पवार जी का रिश्ता जो है प्यार का, स्नेह का, मोहब्बत का, मजाक का, आप यकीन नहीं मानेंगे। अभी जब बैठे तो मैंने 1000 रुपए दिए इनको अभी, हाँ, और इन्होंने 500 एक्स्ट्रा और खींचे। ये सच है, झूठ नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। काव्य पाठ करते ही बैठे, मैंने कहा बहुत बढ़िया पढ़ा आपने लोसा। देखा ना अभिषेक, आपने देखा 42 साल पहले पहला कवि सम्मेलन मैंने पढ़ा था। उस पहले कवि सम्मेलन मुझे 100 रुपए मिले थे। मैंने 5000 दिए थे, कुल 1500। अरे 100 रुपए, एक तो तारीफ कर रहा हूँ, बीच में बोल के और खराब कर रहे हो अपनी गति यार तुम। 100 रुपए 1980-81 में मिले थे, जिसमें 20 रुपए इनका हिस्सा था। मैं जानता हूँ 5 कवि थे, लेकिन वो 20 रुपए किसी 20 अरब 20 करोड़ से कम नहीं है साहब, क्योंकि वही उसने ही वो ताकत दी कि हम यहाँ आगे खड़े हुए। और पवार जी मेरे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं कह सकता हूँ, इनको कहता हूँ, मजाक का हमारा रिश्ता भी है तो बहुत सटीक वीर के कवि हैं, वरना हमारा वीर के कवि इतने जोश में आ जाते हैं और गलत जगह पे जोश में आ जाते हैं। एक गया बैंक में पैसे निकलवाने के लिए, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देना भैया, तो बैंक वाले ने कहा पैसे नहीं है, और तुम माल्य को उधार। वीरस का कवि था, जोश में आ गया, और तुम माल्या को उधार। अच्छा, माल्या को, क्लास में बच्चे से पूछा कि माल्यार्पण किसे कहते हैं? बोले सरकारी बैंक जनता का माल लेके जो माल्या को अर्पण कर देते हैं उसे माल्यार्पण कहते हैं। तो गया बैंक में, तो शंभू ध्यान रखियो तू, हाँ, सारी दुनिया की याद करते घूमता है तू। शंभू को पहली बार चले वजन पे मैंने कविता पढ़ाई थी, अब हमारा स्टार हो गया है ये, और बहुत अच्छा पढ़ रहा है। बस इतनी सी बजी तेरे लिए। एक तो ये दोनों बैठे हैं इधर, मतलब समबाहु विषम बाहु। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं हमेशा समझता था समबाहु विषम बाहु राक्षसों के नाम है। बाद में पता चला त्रिभुज होता है ऐसा। और ये जो कलर कजिन्स बैठे हुए हैं, कलर कजिन्स ये दोनों देखो आप, कमाल के। सुबह सुबह आया मेरे पास एकदम पाउडर लगा हुआ, भाई साहब कैसा लग रहा हो? मैंने कहा जामुन पे नमक लगा हुआ देखा। और भाई साहब और कुछ करो ना करो, डॉक्टर साहब हमारे टाइगर के लिए काम जरूर करना। मुख्यमंत्री राहत कोष तो रहता ही है, अब भी होगा। टाइगर के घुटने का ऑपरेशन करा देना आज, बहुत जरूरी है। सुरेंद्र दुबे हमारे बड़े प्रिय हैं, इससे बात करता तो गए बैंक में गए, बिजनेस का कभी जोश में आ गया अचानक, उसका पैसे नहीं है। क्लर्क ने कह दिया और तुम माल्य को उधार। अरे बोले बैंक में पैसे तेरे खाते में नहीं, निकले यहां से। गलत जगह जोश आ जाता है, गलत जगह जोश आ जाता है। इसलिए अब रात को 2 बजे वीरस का कभी उठा, आप दोनों रक्षा में ही खड़े हुए हो ना, पता नहीं भाई साहब, इनको देख के आदमी डर उड़ जाए। कटप्पा कमाल है, नहीं झुकेगा तो कोई सवाल ही नहीं। अपना डायलॉग है, शंभू शिखर नगर का झुकेगा नहीं साला जब तक नोट नहीं गिर जाए, उसके बाद तो बाप भी झुकेगा, पैसा है।
क्या करो, रात को 2 बजे पवार जी ऐसे ही आपके जो नकल करते ना वैसा वीर रस में कभी रात को 2 बजे मुझे लकवा हो गया, बीमारी भी वीर रस में, मुझे लकवा हो गया। बीवी ने लाइट खोली, दी एक झापड़, बोले पजामे के एक पायसे में दोनों टांग फंसा रखी है। और उस पे पजामा चूड़ीदार, आदमी को कोमा हो जाए लकवा क्या। आप कल्पना करके देखो, आपको क्या लगता है शंभू शुक्र ने धोती पहनना ऐसे शुरू किया है? तेरे तो कोई लड़की, ये देखो ये जीवन का आनंद। फिर भुवन जी प्रेम के गीत पढ़ रही थी, क्या था वो, नदिया के पार ले जाऊं सावरिया, क्या था वो, चल चल पढ़ते थे क्या नदिया के पार। फिर वहां हैंडपंप खोलते जाके, इधर नदी है बीच में, उस पार ले जाने की इसमें क्या बड़ी मतलब क्या चाह क्या है उस पार ले जाने की? इस पार का क्या आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, इधर का पानी नहीं आता है, बिजली नहीं है क्या उस पार? और ये मेरे को गीत कभी समझ नहीं आया। प्रेम के मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, मैं कर कोई कुछ नहीं कर सकता। वो मेरी पड़ोसन ने कहा मैं प्रेम में तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ, मैंने कहा 29 का पहाड़ा सुना, बोल चल। छत पे खड़े होकर गालियां दे रही है। तो ये कोई तरीका छोड़िए, आराम से जीवन में आनंद रहना चाहिए, आराम रहना चाहिए, आनंद बहुत जरूरी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कर लो आप, चला के करोगे क्या फिर, आराम से सुन लो ना यार, मस्ती से सुनो, आप भी आनंद लो, जीवन में आनंद होना चाहिए। साहब मैं आपको बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक क्लास में एक बच्ची आई, सुना डॉक्टर साहब, हमारा साहब, बच्ची आई तो असाइनमेंट होते हैं ना आजकल के स्कूलों में असाइनमेंट होते हैं, व्हाट डू यू वांट टू बी, क्या होना चाहते हैं जिंदगी में, क्या करना चाहते हैं। तो किसी ने लिखा आई वांट टू बी डॉक्टर, और लंबा लेख लिखा, किसी ने लिखा आई वांट टू बी इंजीनियर, और बहुत बड़ा लंबा आर्टिकल लिखा। एक बच्चे ने सिर्फ लिखा आई वांट टू बी हैप्पी। तो उस टीचर ने, मैं खुश रहना चाहती हूँ, खुश होना चाहती हूँ, टीचर ने उस बच्ची के बाप को बुला लिया, बोले आपकी बच्ची देखो इतना बड़ा आर्टिकल लिखना था, इसमें ऐसे लिखना था, निबंध लिखना था, और इसमें एक वाक्य लिखा आई वांट टू बी हैप्पी, इसे असाइनमेंट ही समझ में नहीं आया। बोले मैडम इसे तो असाइनमेंट समझ में नहीं आया, आपको तो जिंदगी समझ में नहीं आया। ये खुशी होना बहुत आवश्यक है जीवन में, ये खुशी आनी चाहिए। स्कूल से मुझे याद आया, डॉक्टर स्कूल की बात कर रहे थे, आप अंग्रेजी स्कूलों की बात कर रहे थे। अंग्रेजी स्कूलों के बच्चे आजकल आप देखो, अंग्रेजी स्कूल में हमारे जमाने की बात करो, आजकल के बच्चों को अंग्रेजी स्कूल को, कल टुमारो इज द फंक्शन इन द स्कूल, सारे बच्चों को आई एम वेरी एक्साइटेड। हमको कहते कल स्कूल में फंक्शन है, बस्ता लाना है कि नहीं कल? हमारी बेसिक प्रॉब्लम ये थी। ये आजकल के बच्चे एक बटर स्कॉच आइसक्रीम खरीदते जाते हैं ना, एक बटर स्कॉच दे दो, एक वनीला दे दो, एक टूटी फ्रूटी हम दे दो, एक 2 रुपए वाली, 5 रुपए वाली, एक ये जो खराब हो दे दो। हमारा बचपन बहुत अलग अंदाज से बीता। ये स्कूल के बच्चे आजकल के ले जाते हैं, तो मैं देखा है स्कूल के बच्चों को वहां चिड़ियाघर में ले जा रहे थे, चिड़ियाघर में बच्चों को ले जा रहे, तो बंदर सो रहा था, तो एक दूसरा बच्चा डोंट डिस्टर्ब मंकी स्लीपिंग, डोंट डिस्टर्ब मंकी स्लीपिंग। हम जाते थे पत्थर मार, तेरा बाप सो रहा है वहां पे, जा। जिंदगी वो थी, अब कोई जिंदगी बची है क्या? अमर अक्षर बची नहीं है। तू भजन लिखने लग गया अभी से। तेरी उम्र देख यार, इस उम्र में भजन कर रहा है जी। अनूप जलोटा नहीं बन सकता है, उसके लिए बहुत अलग किस्म का टैलेंट चाहिए। वो टैलेंट बहुत अलग टाइप का टैलेंट है, और हमारे देश में टैलेंटेड लोगों की तो कमी नहीं है। हमारे माँ बाप सोचते बट ये टैलेंटेड लोग जो मोबाइल लेके घूम रहे इतने, हमारे माँ बाप सोचते हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा। बेटा रात को 2 बजे जानू फोन मत काटना, मुझे तुम्हारे सांसों की आवाज सुननी है। यही चल रहा है देश में, वहां सांसों की आवाज सुननी है। और हो क्या, मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, आप तो राजनीति में आप नहीं है, सोशल मीडिया पे इतना नहीं एक्टिव रहते होंगे, आपकी टीम रहती होगी, लेकिन जो देश के लोग रहते हैं इनकी हम लोग
चेहरों से बात करते हैं। पांडे साहब व्यक्तित्वों से बात नहीं करते, चरित्रों से बात नहीं करते, हम चेहरों से बात करते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, अगर ये व्हाट्सएप 1947 के पहले आ गया होता तो देश आज तक आजाद नहीं होता, आज तक नहीं होता। हम एक दूसरे को मैसेज डालते हैं, इस मैसेज को इतना फैला होगा अंग्रेज देश छोड़ के भाग जाए, हम नहीं होते आजाद, हम यही करते रहते। तब मैं कहता हूं कि सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे ना, तब जिंदगी थी। हमने जिंदगी खत्म कर दी और हम चेहरों से बात करते हैं। आप खूबसूरत चेहरा देखिए, तुरंत लोग बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप किसी पुरुष के लिए तैयार नहीं, माफ करना, नेहा कक्कड़ जी मेरी भी मित्र है। जिस देश में नेहा कक्कड़ जी के सोशल मीडिया पे 70 मिलियन फॉलोअर हो और आशा भोसले जी के सिर्फ 3.5 लाख तक ये बात करनी पड़ती है जो मैं करने जा रहा हूं। यानी प्रतिभाओं से तो हम बात कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ चेहरों से बात करते हैं। जिसका मैं उदाहरण देता हूं आपको, कोई अच्छा चेहरा देख ले बस हम सोशल मीडिया पे, फिर आप देखो लोगों के आहा फ्रस्ट्रेटेड कुंठित लोग एक साथ चालू हो जाएंगे। आप कल्पना कीजिए भुवन मोहिनी का चेहरा हो, ये अपने सोशल मीडिया पे एक स्टेटस डाल दे, आज मैं लोकल बस से बाजार गई, मतलब कार लेके जाती होगी, लिख दिया आज मैं लोकल बस से बाजार गई। अब आप नीचे फ्रस्ट्रेटेड लोगों के कमेंट देखना, मान लो भुवन मोहिनी का चेहरा, भुवन मोहिनी का कमेंट लिखा है सोशल मीडिया पे स्टेटस डाला, आज मैं लोकल बस से बाजार गई। पहला कमेंट हाउ स्वीट, दूसरा तुम कितनी सहज हो, तीसरा तुम्हारी मासूमियत का जवाब नहीं, चौथा अगली बार जाओ तो हमें भी ले जाना स्वीटू। अब यही स्टेटस शंभू शिखर डालते हैं। आप कल्पना करो, चेहरा शंभू शिखर का और स्टेटस डाल दिया है। हाँ वही सेम स्टेटस, चेहरा शंभू शिखर का डॉक्टर साहब, और सेम स्टेटस आज मैं सुरेंद्र जी आज मैं लोकल बस से बाजार गया। पहला कमेंट तो, दूसरा हमें क्यों बता रहा है, तीसरा तेरी औकात ही इतनी है, चौथा पैदल जाएगा भिखारी की औलाद। एक मिनट में हम भूल जाते हैं कि हम क्या है, तुरंत बदल जाते हैं हम लोग, हमारा चेहरा बदल जाता है, हमारी चाल बदल जाती है, हमारे चरित्र बदल जाते हैं। शहीदों की जो बात आपने कही उसमें संजय झाला की 4 पंक्तियां मुझे आती है, क्या खूबसूरत पंक्तियां वो कहता है, हम किस तरह से बदल जाते हैं कि कभी सलमान के बालों, कभी कटरीना के गालों पे मर गए। संजय झाला की कितनी खूबसूरत पंक्तियां, कभी सलमान के बालों, कभी कटरीना के गालों पे मर गए, कभी चेहरे, कभी चालों पे मर गए। कहीं होंगे भगत सिंह तो कहते होंगे सुखदेव राजगुरु, हम भी किन सालों के लिए मर गए। ये हमारा सच रहेगा। मुझे लोग कहते हैं आप कवियां भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोलते, मैंने कहा मैं नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता। आप समझिए कि राजनीति को भ्रष्टाचार, राजनीति को गाली देने से देश में भ्रष्टाचार कभी समाप्त नहीं होता और होगा भी नहीं, और मैं कह भी नहीं सकता। बहुत आसान होता है नेताओं को गालियां, बहुत आसान होता है राजनीति को गालियां देना, बहुत आसान होता है उन चरित्रों पे उंगलियां उठाना जो पदों पे बैठे होते हैं, उनको चुन के भेजने वाला मैं हूं। क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है? मैं कैसे किसी को गाली दे सकता हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ? आप मेरी बात के दर्द को समझना कहना चाहता हूं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, मेरे दर्द को समझना जो मैं कहता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का आखिर अधिकार क्या है? मैं अगर ट्रेन में जाता हूं और मेरे पास सीट नहीं है, मैं 500 रुपए दे के सो के जाना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं अगर मेरे नंबर कम आते हैं, मैं टीचर के घर मिठाई का डिब्बा देके जाता हूं और नंबर बढ़वाता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? सड़क पर किसी कोई लड़की को छेड़ता है, मैं रोक के बचाता भी नहीं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं टोल टैक्स से आता हूं, बिना पैसे दिए छूट के जाना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मेरे घर में बिजली का मीटर तेज चलता है, मैं तार चला के उसे नीचे धीरे करना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? अरे 1/140 करोड़ हिंदुस्तानी आप हैं, 1/140 करोड़ हिंदुस्तानी मैं हूं। आप अपना भ्रष्टाचार समाप्त कीजिए, मैं अपना भ्रष्टाचार समाप्त करता हूं, मुल्क का भ्रष्टाचार तब कहीं जाके समाप्त होगा। और हमारा तो अभी मैंने देखा जब आ रहे थे हम दुर्ग से गाड़ी, कहाँ भावेश, कहाँ किधर गया भावेश? इसका भाई लेने आया था मुझे सजल। अब क्या दादागिरी से, ये जो टोल टैक्स आता है साइड से ले ले, साइड से, और जब साइड से ले टोल दादा ने मुंह निकाला, सजल जैन लिख देना, सजल बैद।
कह रहे गजब है सत्तर में कितने रुपए बचाए तुमने? बोले 125 रुपए भाई साहब। अब रोज के कितना बचाते होंगे ऐसे? मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, हम लोग वो हैं, पंडित गोविंद व्यास की एक पंक्ति मुझे याद आती है कि फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देर, भर गया तो मुझे नींद आ गई। हम लोग वो हैं जो चाय की दुकान पे बैठ के अखबार पढ़ते हैं और उसमें खबर होती है कि बहाल मजदूरी कराने वालों को तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। ये छोटू 3 चाय ला। पिछले दिनों राजस्थान में बाड़मेर में बहुत साल पहले ट्रैफिक पुलिस वालों ने एक अभियान चलाया, रमन सिंह साहब अभियान चलाया ये कि सीट बेल्ट लगाने का नया नया कानून आया था कि जो आज सबसे पहले सीट बेल्ट लगा के मिलेगा नागरिक सुरक्षा के तहत, सड़क सुरक्षा के तहत, उसको हम 2000 रुपए इनाम देंगे। सबसे पहले सुबह सुबह मिला है उसको, पुलिस वालों ने आकर के 2000 रुपए, अरे वो तो पहले तो चौंक गया, पुलिस वाले पैसे दे रहे हैं। बोले कोई गलती हो गई? बोले कोई गलती नहीं, इनाम है, जो सीट बेल्ट लगा के आएगा उसको इनाम मिलेगा। ये लीजिए आप सीट बेल्ट लगा के आए, 2000 रुपए लीजिए। क्या करेंगे इन 2000 का? बोले लाइसेंस बनवाऊंगा। हमारे तो कुएं में भांग पड़ी हुई, हम लोग करेंगे। अच्छा, लेकिन हम लोग जानते हैं हमें क्या करना है, जीवन में आना जाना चाहिए। डॉक्टर पवार जैसा आपका मेरे जीवन में खुशी आनी चाहिए। हम मारवाड़ियों की औलाद, विशुद्ध मारवाड़ी। डॉक्टर रंगन साहब, मैं तो जोधपुर का प्योर मारवाड़ी, हमारे बचपन से सिखा दिया कि आनंद एक ही चीज में है, किसी चीज में भी नहीं है। कौन बनेगा करोड़पति में गाया मारवाड़ी। अभी तो बच्चन साहब सवाल करते हैं, बताइए 7 करोड़ मिल जाओगे तो क्या करोगे? बोले गिनूंगा। क्या करेगा आदमी उसमें यार? सवाल ही कैसा है। क्लास में टीचर मुझे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, देखो मारवाड़ी को मैथमेटिक्स, बोले खड़ा हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। बोले तुम्हारे मैथमेटिक्स में आप देखो उदाहरण देके पढ़ाते हैं, तुम्हारे पिताजी की पेंट की एक जेब में 100 रुपए हैं और दूसरी जेब में 150 रुपए। अच्छा, ये मैथमेटिक्स का उदाहरण मुझे जीवन में समझ में नहीं आया। वो 3 बिंदु बना के चूकी माना की, कैसे मान लो, माना की चूकी। हमारा जमाना तो ऐसा था, इन बच्चों को आज कहो तो मोबाइल फोन मिल जाता है, हमें 5 रुपए के लिए नागिन डांस करना पड़ता था 2-2 घंटे तक, तो नहीं मिलता था हमें कुछ। तो क्लास में टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, बोले खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। बोले तुम्हारे पिताजी की पेंट की एक जेब में 100 रुपए है, दूसरी जेब में 150 रुपए, इसका क्या मतलब? मैंने कहा पेंट किसी और की है। मैं जानता हूं मेरे बाप की पेंट में क्या हो सकता है। हंस क्या रहा है इसमें? क्या अश्लील आदमी, कंगा हो सकता है, हिसाब का कागज हो सकता है, तेरी कल्पना के घोड़े कहां दौड़ रहे हैं? वल्गर इतना अश्लील आदमी। बोले भाई साहब मेरी पड़ोसन ने मुझे नहाते हुए देख लिया, तो मैंने कहा तू क्या चाहता है? बोले बदला। तो टीचर गणित पढ़ा रहे थे, बोले पिताजी की पेंट की एक जेब में 100 रुपए है, दूसरी जेब में 150 रुपए, का क्या मतलब? मैंने कहा पेंट किसी और की है। बोले नहीं गणित पढ़ा रहा हूं, पिताजी 100 इधर से दे दे, 150 इधर से दे दे, इसका क्या मतलब? मैंने कहा बाप किसी और का है, अटंडी नहीं दे मेरा बाप। मैं जानता हूं वो सोच समझ के खर्च करने वाले इंसान है। हमारे एक भिखारी आ गया उनके पास, बोले आपके पड़ोसी ने बहुत कुछ खिलाया, आप कुछ दीजिए। इन्होंने हाजमोला दी। बोले जब खा के आया तो बचा, कितनी देर खाता रहेगा? एक बार वो आगरा गए, उन्होंने ऑटो वाले को पूछा, बोले ताजमहल का क्या लेगा? बोले बेचना ही नहीं है। अरे बोले चलने का? बोले 150 रुपए। तो इन्होंने बोला 150 क्यों, 100 में ले जा। तो ऑटो वाला बोला 100 में कौन ले जाएगा? बोले बैठ पीछे, मैं तैयार हूं। मैंने खुद हमारे घर पे शमशान घाट के लिए लोग, अच्छा आप देखो लोग मांगने भी कैसे आते हैं। पवार साहब शमशान घाट पे लोग मांगने आ गए, तेरे पिताजी का कुछ दीजिए। बोले क्या चाहिए? बोले शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल बनानी है। बोले बदतमीज आदमी खड़ा, कहां के लिए पैसा मांग रहे? शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल, जो अंदर है वो उठ के बाहर आ नहीं सकता, और जो बाहर है वो जाना नहीं चाहता, क्या पैसा भरा? अच्छा मेरे चाचा जी तो उनसे भी आ गए, रमन सिंह साहब, लोग अनाथालय के लिए उनसे कुछ मांगने आए, उन्होंने 2 औलाद दी। हम चीज ही ऐसी है। मेरे पिताजी एक दर्जी के पास गए, उसने लगभग आत्महत्या कर ली। सुरेंद्र दुबे जी, दर्जी ने लगभग आत्महत्या कर ली। पिताजी ने पूछा पैंट सिलेगा? बोले सिलूंगा। धंधा ये कितने रुपए लेगा? बोले 400 रुपए। बोले बहुत ज्यादा है। निकर समझते ना, हाफ पैंट होती है,
एक बार शंभू शेखर आया मेरे पास, मैंने कहा हाफ पैंट में कैसे? बोला सैटरडे हाफ डे। मैंने कहा कल आना ही मत। आप जब समझ में आए ताली बजाओ, मेरा क्या लेना था। तो पिताजी गए दर्जी के पास। मस्त रहना, रिकॉर्ड क्यों कर रहा है यार? तो देख बाल कैसे बड़े। पिताजी दर्जी के पास गए, उन्होंने लगभग आत्महत्या कर ली। दर्जी ने बोले पैंट सिलेगा? बोले हाँ सिलूंगा। कितने लेगा? बोले 400 रुपए। 400 बहुत ज्यादा है। निक्कर? बोले हाँ। उसके कितने? बोले 100 रुपए। बोले हाँ तो निक्कर ही सिल दे। अब वो नाप लेने लगे, बोले कितनी लंबी रखूं? बोले जमीन तक। सिलाई तेरी नपाई मेरी, कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूं। हम चीज ही ऐसी है, बहुत बारीक बात कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग टाइमिंग के एक्सपर्ट हैं। सिंह साहब टाइमिंग के एक्सपर्ट इसलिए पांडे जी, मुझे नहीं मालूम यहाँ के जितना समझ में, ये मेरी टिप्पणी बड़ी मशहूर हुई। हम लोग टाइमिंग के एक्सपर्ट इसलिए हैं कि हम सब लोग चाय में पार्ले जी बिस्किट डुबो के खाने वाले लोग, उस पर सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। आप 1 सेकंड जल्दी उठा लो बिस्किट, कठोर का कठोर, और 1 सेकंड देरी कर दो, ढूंढते रह जाओगे। और फिर आदमी भूतपूर्व मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो, ढूंढता जरूर है आखिर बिस्किट कहां गया यार। ये हिंदुस्तानी है ना, कल्चर से है तो इसी कल्चर के। हमारी कल्चर तो यही है। हिंदुस्तानी से बढ़कर किसी का आविष्कार हो सकता है क्या? दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। हमारा कोई जीत ही नहीं सकता हमसे। एक जगह को बड़ा पुल बनवाना था। पांडे साहब आप तो संसद में बैठते हैं, पुल बनवाना था। अरे पुल बनवाना 6 लाख क्यों? बोले 3 लाख मेरे टेक्नोलॉजी के, 3 लाख लेबर के। एक अमेरिकन आया, कितने? बोले 12 लाख। 12 लाख क्यों? बोले टेक्नोलॉजी बेटर है मेरी, 6 लाख लेबर 6 लाख टेक्नोलॉजी। अपना भी गया है। बोले 26 लाख। बोले 26 क्यों? बोले 10 आपके। दस मेरे और 6 में तो चाइनीज बढ़ा ही देगा, आपने को क्या दिक्कत है? ये अपना काम है। हम फंस जाए, उस रात पैदा नहीं हुए, हमें कोई फंसा ही नहीं सकता। हम चीज ही अलग है। अमेरिका काय का अमेरिका? मैं गया अमेरिका, वहां ट्यूब में जाओ, एक लड़की मेरे पास बैठी, किसी का व्हाट इज योर नेम? मैंने कहा तू बता व्हाट इज योर नेम? बोले मून। मैंने कहा मैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हम तो फतेह करने वाले लोग हैं। जो हमारा, आप देखो ये हमारा कमाल, मुझे नहीं मालूम कितना समझ में आएगा, लेकिन हमारा कमाल देखो सिंह साहब, हम फंस ही नहीं सकते थे। मैं एक बार ट्रेन में आ रहा था, बहुत साल पहले की बात है, बैंगलोर से बॉम्बे, ऊपर लेटा हुआ था, नीचे 2 साहब बैठे हुए चाचा भतीजा आपस में ऐसी बातें कर रहे कि मेरे कान खड़े हो गए। हाँ तो वही तो बेटा सब याद करके आया है तू। तेरा नाम क्या है बच्चे? सम्यक बोथरा। अरे वाह क्या बात है सम्यक, हाँ बहुत अच्छा। अरे हाथ और खड़े, चुनाव लड़ना है तेरे को पार्षद का? बेटा मत करना ये काम, तो लड़ रहे हैं बहुत दुखी हैं। चुनाव लड़ना बहुत बुरे काम होते हैं बेटा। हमारे मोहल्ले के एक नेताजी आए थे, हमारे उधर की बात है, उस एरिया के किस पार्टी के कहूंगा नहीं, बहुत गली सकरी थी, तो आ रहे थे। मैंने कहा सर रास्ता दीजिए। बोले मैं गधों को रास्ता नहीं देता। मैंने कहा मैं देता हूँ, निकल लो। उसके बाद वो पद यात्रा पे चले गए। अच्छा मेरी बातें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। डायरेक्ट अपन बात कर ही नहीं सकते। डायरेक्ट किसी को गाली देना हमारा अपराध है ही, काम ही नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है। हम लोग उस संस्कृति के लोग हैं, किसी को जहर भी देना हो तो काय को जहर, गुड़ दे के मरना हो तो जहर दे के क्यों मारना, वैसे मार दो। हम लोग इतनी शक्कर खिला दे, डायबिटीज से मर जाए आदमी, जहर देने की क्या जरूरत है? हमारे पास इलाज बहुत अलग है। जैसे आपके घर में बहुत बढ़िया इलाज आपको बताता हूँ। मेहमान आए तो कुर्सी और टेबल की दूरी थोड़ी सी ज्यादा कर दो, बिस्किट और नमकीन दोनों बचेंगे। पक्के मारवाड़ी, ये है हम मारवाड़ी साहब। एक आदमी को आप मारवाड़ से बाहर निकाल सकते हो, आदमी के भीतर से मारवाड़ बाहर नहीं निकाल सकते साहब, जो हमारे भीतर है। और है हम तो सीना ठोक के कहते हैं।
तुम तो नेतागिरी पे उतर आए। ये कमाल हो रहे हो तुम यार, शांति रखो ना यार, धंधा करो अपना, फालतू नेतागिरी क्यों करो, अपना पैसा कमाने का ध्यान रखो तुम, जो तुम्हारा काम है ये हमें करना तो जो हमारा काम है। अरे हम लोग वही लोग हैं, हम लोग जानते, हमारे जेल में चला गया। अब आप देखना कितनी कमाल की बात है भाई साहब, मजा आएगा, जिसको समझ में आ गई मजा आ जाएगा। जेल में गया तो उसके पिताजी का लेटर आया, तू तो जेल में चला गया चोरी वोरी करके, अभी तक खेत पड़ा है, साला मेरे को फसल बोनी है, तू जेल में, मैं अकेला बूढ़ा आदमी, इसको फसल को क्या करूंगा, खेत को खोदूं कैसे? बोले उसने वापस चिट्ठी लिखी, अरे खेत को खोदना मत, जो सोना चुराया वहीं गड़ा हुआ है। जैसे ही चिट्ठी पहुंची 3 दिन बाद पुलिस भी पहुंच गई और सारा खेत खोद दिया। ये हमारा तरीका, ये इनडायरेक्ट काम करने का तरीका है, हम डायरेक्टली कुछ करते ही नहीं। एक डॉक्टर को हमने रात को फोन किया 2 बजे, मेरे पिताजी ने, बोले क्या फीस लेते हो? बोले घर पे आता हूं तो 500 रुपए, क्लिनिक में मिलता हूं तो 50 रुपए। बोले पहुंचो क्लिनिक पे, आ रहा हूं। भाई हम बता रहे। अच्छा मेरे पिताजी गए डॉक्टर के पास एक बार रात को, डॉक्टर के घर गए, बोले डॉक्टर साहब घर पे कोई बीमार है, चलोगे? बोले चलूंगा। क्या फीस लोगे? बोले 600 रुपए। बोले चलो साहब। डॉक्टर ने गाड़ी निकाली, पिताजी बैठे, घर पे आए, डॉक्टर उतरा, मरीज कहाँ है? बोले कोई मरीज नहीं है, टैक्सी वाला 300 मांग रहा था। इस चक्कर में 3 लोग आ गए, 900 रुपए बचते। हो जाता है, जीवन के अंदर ये बचाने का तरीका आना चाहिए। और देखो आप, मैं कितना समय भी बचाता हूं, मैं इतनी देर से खड़ा हूं, मैंने एक बार नहीं कहा कि ताली बजाओ। अच्छा मैं कभी कहूंगा भी नहीं, मैं जीवन में नहीं कहता, मैं बहुत ईमानदारी से कहने लगा, हमारा काम कविता सुनाना, ये कोई ताली बजाने वाले? और बार बार कहने की क्या है, ताली बजाओ ताली बजाओ, समर्थन कम है, नहीं ये कम है, तुम्हारा काम है तुम सुनाओ यार, तुम्हारा बाप का राज चल रहा है, ताली बजाओ, क्या बजाओ, माल ओरिजिनल होगा, अपने आप बिक जाएगा, बार बार कहने की क्या जरूरत है, ताली बजाओ, मस्त रहो तुम तो यार, खुश रहना चाहिए जीवन के अंदर, बस ये जीवन में आनंद आना चाहिए, हंसी आदमी की होनी चाहिए, मुंह फाड़ के ऐसे पास वाला झाँक के देख ले सुबह नाश्ते में क्या खाया था, बनियान फाड़ हंसी होनी चाहिए आदमी, हाँ हंसी हो तो ऐसी हो, वरना काहे की हंसी हो, लेकिन इनकी आदत खराब है। ये शंभू शिखर की शादी हुई, इसकी भी हुई, शादी हुई तो पहली है इस तक की, देखो इस तक की हुई, सोचो ऐसा, खैर इन्होंने तो देश हित में नहीं की, अच्छा हुआ देश हित में नहीं की, देश बना, एक कोई देश गाने वाला भी तो चाहिए। शंभू शिखर का विवाह हुआ, पहली रात को बीवी का घूंघट उठा और प्रेम की 3-4 कविताएं सुनाई, वो थोड़ा शर्माई, बोले शर्मा मत, ताली बजा। आदत खराब होती है ना, आदत ऐसी। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जब स्कूल में थे, एक जमाने में पढ़ते तो क्या थे, जिस जमाने में बचपन में 4th-5वीं में थे, इनका प्रिय विषय था भैंस, इनको विषय कोई भी दो निबंध भैंस पर ही लिखते थे, कोई विषय दो दुनिया निबंध भैंस पर, भैंस का समय दूध देती है। टीचर परेशान, बोले यार ये नया टीचर आया, बोले अब देख कैसे लिखता है, इन्होंने विषय दिया कुतुब मीनार, अब लिख बेटा। अब कुतुब मीनार पे सुरेंद्र दुबे जी ने लिखना शुरू किया, कुतुब मीनार दिल्ली में है, कुतुब मीनार कुतुब इतने बकरे बनवाई, कुतुब मीनार के सामने एक तबेला है, तबेले में एक भैंस है, भैंस काले रंग की होती है, भैंस की 4 टांगे होती है। आदत होती है ना, ये शंभू शिखर, प्राण जाए पर मोजा न जाए, 2 किलोमीटर दूर से पता चलता है कि आ रहा है, मोजा जब चमड़ी बन जाता है तभी उतरता है। बहुत वर्ष पहले आया, जब मैं हॉस्टल में था, उस वक्त पढ़ता था, मेरे बोले भाई साहब, मैंने कहा तुम मुझे तो लगता, आदत की बात बता रहा हूँ, आदत कैसी होती है। बोले भाई साहब शाम को खाना, मैंने कहा मैं तो खुद किसी की पार्टी में जा रहा हूँ, और कोई शादी का खाना था वहां जा रहा हूँ, बोले मैं भी चलता हूँ, चल तू, पर शर्त है मुझे ये नहीं, तो साले मेरे पास तो पैसे नहीं, आप दिला दो, मैंने नए मोजे दिलाए पांडे साहब, मैंने कहा शाम को मिल देना, नए मुझे खरीदवाए, वहां आया शाम को खाना खाने, अंदर मैंने जैसे ही प्लेट उठाई वही महक, मैंने कहा तेरे को मुझे दिलवाए था ना, बोले ये रे, तो मैंने कहा ये महक कैसे आ रही है, बोले वो ये रे।
कैसे जाएगा? और अब तो आदतें ऐसी बिगड़ गई है रमन सिंह साहब, आपको नई पीढ़ी का नहीं पता होगा, मैं इनसे रोज मिलता हूँ, ये लोग समझेंगे। हालत ऐसी हो गई, जो भुवन मोहिनी करी थी वैसा इश्क प्यार तो खत्म हो गया। पहले इश्क खुदा होता था, इश्क खुदा है, हम ऐसा गाना गाते थे। फिर इश्क कमीना हुआ, अब इश्क तोतला हो गया। मेरे बाबू ने थाना थाया, अरे शर्म करो थोड़ी, मेरे बाबू ने थाना थाया। वो हमारे यहाँ एक लड़की ने फोन लगा दिया लड़के के घर, तो लड़के की माँ ने उठाया। अब इसने सोचा ही नहीं कि लड़का है, कि लड़की की माँ ऐसी था, मेरे बाबू ने थाना थाया। अब लड़के की माँ ने फोन पे हाथ रखा और लड़के को आवाज दी, तू पागल ही रहेगा। एक लड़की फंसाई, वो भी तोतली, मेरे बाबू ने थाना थाया। हालत खराब हो गई, पता नहीं लोग कर क्या रहे। ये जितनी माए बहनें यहाँ बैठी हैं, मैं उनको बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, हाँ आप पता जब बुजुर्ग कविताएं सुन के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, दहलीज नहीं रहती, दीवारों तक नहीं रहता, और घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। इनके होने से जो सम्मान हमें मिलता है, जिसकी हद नहीं है, लेकिन हमारे इधर के तो बुजुर्ग ही ऐसे हैं। उनका एक ही काम है, शादियों में मुंह बना के घूमो, ये ऐसा नहीं, ये वैसा नहीं। एक बारात जा रही थी पवार साहब, बारात जा रही थी, लड़की वालों ने एक शर्त रख दी कि बारात में कोई बुजुर्ग नहीं आएगा। अब फूफा जी अड़ गए, मैं तो चालू, मैं तो चलूंगा। अब फूफा जी कहे शादी टूट जाएगी, बोले नहीं मैं तो चलूंगा, मेरे को बोरी में बंद करके ले जाओ, और चलूंगा। अब बोरी में बंद करके ले गए फूफा जी को। अब वहां जैसे ही बारात पहुंची तो लड़की वालों ने दूसरी शर्त रख दी कि हम रिश्ता तभी करेंगे, हमारे गांव के पीछे एक नदी बहती है, उसको रातों रात दूध की नदी कर दो, नहीं तो शादी नहीं करेंगे। तो रिश्ता टूट जाएगा, सब परेशान, अब क्या करें। अब फूफा जी के मुझे निकालो, बोरी में से फूफा जी को निकाला। बोले क्यों चिंता कर रहे हो यार तुम लोग, कैसे रिश्ता टूटेगा, रात में नदी करनी है ना दूध की, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उनको बोलो बस खाली करा दो। हम दूध से कर देंगे। जैसे ये खबर वहां तक पहुंची, लड़की वालों ने कहा बारात में कोई बुजुर्ग आया है क्या? हम उस परिवार में लड़की की शादी जरूर करेंगे जहां बुजुर्गों की बात मानी जाए। और इन बच्चों को सिखाइए कि अपने दादा दादी नाने नानी के पास बैठे थोड़ी देर, तो जिंदगी का बहुत सारा सबक ये लोग पाएंगे। उनके पास बैठाइए, थोड़ी देर वक्त दीजिए, उनको और किसी चीज की जरूरत नहीं है, उस तबस्सुम और हंसी की जरूरत नहीं जो बच्चों से मिलती है। और ये जो आजकल की माए बच्चों को बिठाना दूर, पीट पीट के जो अंग्रेजी बोलना पे तुली हुई है, ओनली इंग्लिश, नो ओनली इंग्लिश, नो बेटा नो ओनली इंग्लिश, ओनली 2 बिस्किट, 1 इज हैंड में, 1 इज हैंड में, भाषा गई हैंड बैंड में, ओनली इंग्लिश। तब मेरी एक बात सुनना, इंग्लिश लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं है, भाषा है, ज्ञान नहीं है। ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, आजकल तो नया चला है, मुझे नहीं मालूम, आप तो राजनीति में है तो नहीं मालूम, आप सुनते होंगे कि नहीं, आजकल औरतों में नया चला है। माफी के साथ कहना चाहता हूँ, सुना तो कहना पड़ता है, मैं तो ऑब्जर्वेशन का आती हूँ, जो आसपास दिखता है वही कहता हूँ। हेलो बेबी, खाना खा लिया बेबी। मुझे नहीं मालूम राजनांदगांव में बीमारी आई है नहीं आई है अभी, बहुत बड़े आप धन्य हैं आप लोग, नहीं आई है तो है जी। संस्कार धानी, ये तो क्या बात है साहब, यहाँ तो ना आए तो बहुत अच्छा, वरना आजकल पूरे देश में हेलो बेबी, अरे पति है तेरा, ऐसा तो गोद ले ले, गुली 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 गुली। और फिर वो 88 किलो का बेबी पेट निकाला हुआ बाहर आता है। मैंने कहा कि इसके एलिफेंट है, लिख ले बेबी। और आजकल तो बाबू, बेबी नहीं बाबू, बाबू खतरनाक बाबू। अच्छा भला आदमी कलेक्टर हो तो उसकी बीवी भी बाबू। अबे कलेक्टर को भी क्लर्क बना रहे हो तुम लोग यार, बाबू। वो एक लड़की गई आधार कार्ड बनवाने, तो अंदर उसने कह दिया कि आधार कार्ड बाबू बनाएगा। तो बाहर आकर अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया, बाबू तुम आधार कार्ड भी बनाते हो? लेकिन
लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो मस्ती जिंदा है। 4 पंक्तियां सुनाता हूं, फिर वो कविता सुनाता हूं जो सुनाने का मेरा आज अचानक मन हो गया, क्योंकि इस धरती पे सुनाऊंगा। वो 4 पंक्तियां आप जो इतने 25-30 हजार लोग बैठे हैं, इस देश में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, उसके बाद भी हम हंसते हैं मुस्कुराते हैं, तब कहना चाहता हूं सुनना, इस देश के 80% चूल्हे वो हैं जो सुबह जले तो ये नहीं पता होता कि शाम को उस पर तवा होगा या नहीं होगा। वो इतने सारे पेट वो हैं जो सुबह भरते हैं तो उन्हें ये पता नहीं होता कि रात को पेट रोटी खाई जाएगी या नहीं खाई जाएगी। बहुत सारे कदम बच्चों के स्कूल के वो हैं जिन्हें ये पता नहीं होता कि वो स्कूल में जाएंगे या नहीं जाएंगे। उसके बाद भी ये देश हंसता है, मुस्कुराता है। मेरी जिंदगी से शुरू करता हूँ, जहां से मैं निकला, गांवों से, और आपकी और मेरी ये जो मध्यम वर्ग की जिंदगी, तब 4 पंक्तियां कहता हूं कि मेरी जिंदगी सुबह सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना। आखिर मेरी जिंदगी है क्या? मेरी जिंदगी सुबह सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस ना जाना पड़े जहां मां खांसती हुई मिलेगी। मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा, बच्चों के टूटे खिलौनों को कितनी बार जोड़ पाऊंगा, बीवी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने, आखिर वही तो है अपने, भले ही हर दिन बोझ है और खुद पर उधार है। तू जैसी भी है जिंदगी मुझे तुझसे प्यार है, तू जैसी भी है जिंदगी। तब एक कविता अंत में सुनाता हूं। इस कविता का विषय, मुझे लगा आपने अभी जो बात कही इसलिए मुझे सुना देनी चाहिए ये कविता यहाँ पे, कि अभी तक ये बीमारी यहाँ नहीं पहुंची है। मैं जानता हूँ 2 बज रहे हैं और आप लोग 8 बजे से यहाँ बैठे हैं और आपने इतनी ऊर्जा इस कवि सम्मेलन को दी है, इसलिए बहुत। हिंदी कविता, ये हमारा मंच, हमारी माँ है, इसलिए हम लोग इसके प्रति आभारी हैं और ये सच बोलने का काम करता है और आप लोग सच का, साहस का साथ दे रहे हैं, इसलिए अंत में आपको ये कविता सुनाता हूँ। इस कविता का जन्म हिंदुस्तान में नहीं, ह्यूस्टन अमेरिका में हुआ था। सुनना मैं क्या कहता हूँ, इसी धरती को सुना सकता हूँ और आपको लगता है कि अगर इस धरती को कविता सुनानी चाहिए तो मुझे बताइएगा। ह्यूस्टन अमेरिका में इस कविता का जन्म हुआ था। हुआ यूं रमन सिंह साहब, पांडे साहब, कि जब मैं काव्य पाठ कर रहा था, जैसे हम सब तमाम लोग काव्य पाठ में देश की बात करते हैं, आप देखिए तमाम ये कवि लोग चाहे कितनी भी बात कर ले, अंततः इनके भीतर सिर्फ मुल्क होता है। तब एक शायर के 2 शेर में इनके नाम करता हूं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया है। जो वतन है ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तब मैं सुनाता हूं ह्यूस्टन में, ये आखिरी के 5 मिनट और ये कविता आपको सौंप के जाना चाहता हूं। ह्यूस्टन में जब काव्य पाठ कर रहा था तो करके जब बैठा तो एक लड़का आके बोला कि भाई शैलेश, माइक पे खड़े होके बहुत चिल्लाते हो कि मेरा देश महान है, मेरा देश ऐसा है, मेरा देश वैसा है, आखिर तुम्हारे मुल्क में रखा क्या है? यकीन मानिए मेरी जगह आप होते तो आपको भी बहुत कष्ट होता, लेकिन आप मेरे दर्द का कारण समझना जो मैं कहना चाहता हूं। मेरे को दर्द इसलिए हुआ मुझे क्योंकि मुझे ये कहने वाला कि तेरे मुल्क में क्या रखा है, वो लड़का खुद एक हिंदुस्तानी था। वो हिंदुस्तानी जिसकी शिराओं में हिंदुस्तानी पिता का रक्त और धमनियों में हिंदुस्तानी माँ का दूध बहता हो, वो किसी दूसरे देश में जाके अपने ही देशवासी को ये कहे कि तेरे देश में क्या रखा है, तब पीड़ा कितनी हुई होगी। तब एक कहानी से शुरू करता हूं ये बात कि लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे, निर्जीव चीजें भी बात करती हैं। तो सोने, आप जानते पढ़े लिखे लोग हैं कि सोने और लोहे को बनाने के पहले लोहे में आग में तपाया जाता है, धोख पीट के उसको सीधा किया जाता है। तो सोने ने लोहे से कहा है, लोहे तू लोहा है, मैं सोना हूं, मुझे सुनार बनाता है बनाने के पहले और तुझे लोहार बनाता है। सुनार जब मुझे बनाता है, ठोकता पीटता है तो मैं आवाज नहीं करता, चुप रहता हूं, लेकिन लोहार जब तुझे ठोकता पीटता है तो इतना चिल्लाता क्यों है? लोहे ने जवाब दिया, मेरी कविता की जमीन है, मेरी कविता की मैं टांगता हूं उस पर। लोहे ने कहा कि यार सोने तू सोना है, सुनार तुझे पीटता है लोहे की हथौड़ी से जो तेरी कुछ नहीं लगती। मैं लोहा हूं, मुझे जिससे पीटा जाता है वो लोहा है, और जब अपना अपने को पीटता है तो चीख तो निकलती है। मेरी कविता अपने ने अपने को पीटी गई चीख की कविता है। तब सुनाता हूं, 5-6 घंटे से यहां बैठे हैं, मैं ऊर्जा नहीं मांगता, बस देश के प्रति प्यार मांगता हूं। तब कहता हूं कि आखिर हमारे देश में रखा क्या? जैसे हमारे देश में तो आजकल आटा लीटर में मिलता ही है, ये हमारे देश में ही है, ये हमारे देश में ही हो सकता है और तो कोई हो ही नहीं सकता। हमारे देश में जैसे छत्तीसगढ़ में आप आओ कभी, हमारे आप इस देश में आप किसी भी स्पीड में गाड़ी चला ही नहीं सकते। आप गाड़ी तेज चलाओ मरेगा साला, आप धीरे चलाओ पार्क में चला रहा है क्या, आप बराबर में चला दो अपने बाप से रेस लगाएगा। मेरी गाड़ी के आगे एक लड़का साइकिल लेके जा रहा था, उसने हाथ यूं किया फिर यूं कर दिया। मैंने कहा क्या मतलब? बोले पहले मुड़ना था फिर कैंसिल कर दिया। एक से बड़ा ये हमारे देश में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। तब सुनाता हूं कि हमारे देश में क्या है, दुनिया के पास नहीं है। कि अमेरिकन परिवार में एक लड़का आया और अपने पिता से कहने लगा, ओ कम ऑन डैड, व्हाट अ बैड डे,
आई जस्ट वांट चेंज माई गर्लफ्रेंड। ये दो दृश्य सिर्फ इसलिए बता रहा हूं आपको कि आखिर मेरे देश के पास क्या है जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। एक अमेरिकन परिवार में एक लड़का आया और कहने लगा, कम ऑन डैड, व्हाट अ बैड डे, आई जस्ट वांट चेंज माई गर्लफ्रेंड। अब मैंने कहा काम की बात चल रही है, सुनो। अपन सूखे प्रदेश राजस्थान के लोग, कम ऑन डैड, व्हाट अ बैड डे, आई जस्ट वांट चेंज माई गर्लफ्रेंड। पिता बोले, ओके ओके, डोंट गेट टेंस, थिंक शी वाज अ नॉनसेंस एंड चेंज हर। मैंने कहा गजब का बाप है, अपने बेटे को खुद कह रहा है कि सारी चिंताएं हटा, और दूसरी लड़की, वाह क्या। अभी आप कह रहे थे बीमारी आई नहीं है, आप संस्कृति की बात कर रहे थे, और क्या कमाल का शब्द इतने सारे लोगों ने सौंपा है, पटा। इसी से आपके चरित्र का पता चलता है। लेकिन चलिए, अब आपने सौंपा है तो मैं इसी शब्द का प्रयोग कर लेता हूं। वैसे इस शब्द के प्रयोग के अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अभिषेक, आप तो युवा है, आप जानते हैं कि जो परिश्रम, जो मेहनत, जो ताकत पटाने में है, वो और किसी चीज में आ ही नहीं सकती। मैंने अंग्रेजों को कहा, तुम हमारा क्या खा के मुकाबला करोगे, तुम हमारे जोड़ के शब्द ले आओ। बोले कैसे? मैंने कहा तुम चेहरे को अंग्रेजी में क्या बोलते हो? बोले फेस। मैंने कहा थोबड़ा। मैंने कहा वाइफ को क्या बोलते हो? पत्नी को क्या बोलते? बोले वाइफ। मैंने कहा लुगाई। मैंने कहा तुम्हारा किसी से प्यार हो जाए तो क्या बोलते? बोले अफेयर। मैंने कहा लफड़ा। अपने यहाँ तो लफड़ा ही होता है, कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। मैंने अंग्रेजों को कहा कि तुम, हमारी पत्नी रोज उठ के हमसे एक वाक्य बोलती है हिंदी में, तुम उसका अनुवाद कर लो बस। बोले क्या बोलती है? मैंने कहा बोलती है तुमसे शादी करके तो मैंने कर्म ठोक लिए हैं। मैंने कहा ला कर्म और ठोक, तेरा बाप अंग्रेजी में नहीं ला सकता कर्म और ठोक। हमारी भाषा के लिए एक बार बताइए, हमारी जो अद्भुत भाषा है इसके लिए कोई कुछ नहीं कह सकता। मैंने कहा हमारी ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, ट्रक नहीं है मेरे जिगर का फूल है, और माल उतना ही भरूंगा जितना गवर्नमेंट का रूल है। अब मैंने कहा कर इसका ट्रांसलेशन, क्या लिखेगा? जिगर का फूल, फ्लावर ऑफ लिवर। ये हमारे देश में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है। मैंने कहा गजब का बाप है, सारी चिंता हटा, और दूसरी लड़की। मैंने कहा ए खुदा, मुझको भी ये अमेरिका भेज देता तो कितना मजा आता। मजे से लड़कियां घुमाते, वरना हिंदुस्तान में हमारे पिताजी वो सुबह दोपहर शाम 3 बार तो इसलिए कूटते हैं कि बताना होता है मैं तेरा बाप हूं। मुझे 5वीं क्लास में पूछा मारपीट का पर्यायवाची बताओ। मैंने कहा श्री श्याम सिंह लोढ़ा। इतना पीटा, घर में आते ही कभी भी पीट दिया। हिंदुस्तानी बाप का मूलभूत अधिकार, औलाद को बिना कारण पीटो, कारण पूछे तो और पीटो, बस पीटो, बस औलाद को पीटो। वरना हिंदुस्तान में हमारे पिताजी वो सुबह दोपहर शाम तो इसीलिए 3 बार कूटते कि बताना होता है मैं तेरा बाप हूं। अमेरिका कितना अच्छा है, हम इनसे कितना पीछे, कितना नीचे है। मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए। और दूसरे अमेरिकन परिवार का हाल तो और भी दमदार। लड़कियां कहने लगी मोहम्मद जास खान। अभी आपने देखा होगा सिंह साहब, हम लोग तो हिंदी बोलते हैं, जो अंग्रेजी बोलने वाला इतने हिलते क्यों, मुझे आज तक समझ भी नहीं आया। यू नो, आई वांट टू से, यू सी, एक आया मेरे पास, शैलेश जी, यू नो, मैंने कहा मिर्गी के दौरे सीधा खड़ा रखा। आई वांट टू सी, मैं डांस क्यों कर रहा है तू इतना यार? और इतनी अवैज्ञानिक भाषा है। इसके चक्कर में मेरा एक दोस्त अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को नर्सिंग होम की जगह मैकडोनल्ड्स ले गया। मैंने कहा क्यों? बोले यही लिखा हुआ था फ्री डिलीवरी। मैंने कहा फिर तो डोमिनोज ले जाता, परमानेंट डिलीवरी इन 30 मिनट्स। कुछ भी इस देश में, अंग्रेजी इतनी अवैज्ञानिक भाषा है, कुछ भी हो सकता है। दूसरे अमेरिकन परिवार का हाल तो और भी दमदार। लड़की आई, मॉम आई जस्ट कांट लिव विद गाय whom I live। अच्छा, हम ये अंग्रेज जब तक अंग्रेजी बोले जब तक तो ठीक है, पर ये लोकल फॉरेनर, ये लोकल फॉरेनर ही तो है सर। यू नो, आई नो, हिलते हिलते, कम ऑन डैड, व्हाट अ बैड डे। दूसरे अमेरिकन परिवार का हाल तो और भी दमदार। लड़की आई, कहने लगी मॉम आई जस्ट कांट लिव विद दिस गाय whom I living with for 2 years। मैंने तुरंत अनुवाद किया। मैंने कहा उसके साथ नहीं रह सकती जिसके साथ रह रही थी 2 साल से अकेली, वो भी 6 फुट का छोरा, नहीं कोई सहेली। अपने यहाँ तो पिक्चर में ऐसे डायलॉग आ जाए तो लाइट चली जाती है। हम इनसे कितना, अब वो शुरू करता हूँ वो दृश्य जिसके लिए मैंने ये पूरा दृश्य रचा। मेरे देश के पास क्या है जो दुनिया के पास नहीं है। मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए। अब एक एक बात, और मानता हूं आपके भीतर का हिंदुस्तान के हमारे देश के पास क्या है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। हमारे देश में ही हो सकता है ऐसा कि पुलवामा में झुंझुनू का एक सैनिक जो शहादत देता है, शिवराम, उनकी पत्नी उस वक्त 9 माह की गर्भवती होती है, लेकिन जब शिवराम का अस्थि कलश आता है तो उसको कांधा देने बाहर निकल आती है 9 माह की गर्भवती। वो इसी देश में संभव हो सकता है और किसी देश में नहीं हो सकता।
ये हमारे देश में ही हो सकता है। तब कहता हूं कि मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए। ये आइडिया मैंने वहां ये इसी देश में हो सकता है। आप जाइए अमेरिका में अगर आप किसी इलाके में जाएंगे तो लोग शायद अपने प्रतिनिधि को जानते भी नहीं होंगे। ये इस देश की ताकत है कि कोई जनप्रतिनिधि इतना लोकप्रिय हो सकता है कि उसके जन्मदिन के दिन 40,000 लोग एक साथ इकट्ठे होकर जन्मदिन मनाएंगे। इसी देश में हो सकता है और कहीं संभव नहीं। मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए। ये आइडिया मैंने वहां रहने वाले एक बुजुर्ग जोड़े को सुनाया। अब सुनना, यहां से बात शुरू करता हूं। ये आइडिया मैंने वहां रहने वाले एक बुजुर्ग जोड़े को सुनाया तो बहुत धीरे से उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया और कहने लगे, बेटा ये बातें, रोशनी, ये चमक लगती बहुत सच्ची है और लगती भी खूब अच्छी है। अरे तुम्हें क्या मालूम, ऊपर से हम हंसते भीतर कितना पिसते हैं, इन आंखों से आंसू रिसते हैं। अरे तुम्हारे मुल्क में और कुछ नहीं होगा पर वहां तुम्हारे मुल्क में और कुछ नहीं होगा पर वहां सच्चे रिश्ते हैं। वहां बेटा शाम तक घर नहीं लौटे तो पिता को खाना नहीं भाता। मुझे कह रहे हैं हम तो दिया है कर रहा है बदिया है कटियम के लोग, हमारे रिश्तों की क्या कीमत है। तब कहता हूं, वो मुझे कहते हैं कि वहां बेटा शाम तक घर नहीं लौटे तो पिता को खाना नहीं भाता। और अगली बात में बात कितनी छोटी लेकिन तर्क कितना बड़ा। वहां शाम तक बेटा घर नहीं लौटे तो पिता को खाना नहीं भाता। और इतनी तमीज तो है कि छोटा छिप जाएगा लेकिन बड़े के सामने सिगरेट नहीं पी पाता। इतनी तमीज तो है कि छोटा छिप जाएगा लेकिन बड़े के सामने सिगरेट नहीं पी पाता। और बहन जब विदा होती है ना तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं और घर घर में पांव छूने वाले छोटे बच्चे होते हैं। मित्रों, हमारे पास जो है उसके होने का एहसास नहीं करते हम लोग। पूरी दुनिया के ग्लोब पे 203 204 देश है साहब। एक कवि होने के नाते, एक अभिनेता होने के नाते, एक स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते दुनिया भर के देशों में जाता हूं। आप सब लोगों ने दुनिया घूमी होगी, इन सब की कविताएं सारी दुनिया में गूंजती। इनकी उपस्थिति में कहता हूं पूरी दुनिया के ग्लोब पे होंगे 203 देश, लेकिन सिर्फ एक देश ऐसा है जहां बच्चे माँ बाप के पांव छूते हैं। वो देश हिंदुस्तान है, दूसरा कोई देश नहीं है। तब कहना चाहता बहन जब विदा होती है ना तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं। इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाना भाई। बहन जब विदा होती है ना तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं और घर घर में पांव छूने वाले छोटे बच्चे होते हैं। ये बात सुन के मैं सोचने लगा कि बात में दोस्त दम है, हम तो सिर्फ हम हैं। अरे क्या नहीं है मेरे मुल्क में, भले आंखों में धुआं, चेहरों में गुबार है, दिल्ली में एक सरकार है, जेब में कुछ पैसा उधार है, न चमक है, न दमक है, न रोशनी है, न बिल्डिंग है, न कार है। मैंने कविता नहीं लिखी, अभिता मैं एक बात कहना जा रहा हूं। आज के कवि सम्मेलन की आखिरी पंक्तियां, और दावा करता हूं अगर आपके भीतर, आपकी शिराओं में हिंदुस्तान दौड़ता होगा तो यहां से लेके वहां तक आप एहसास कीजिएगा कि आपके पास क्या है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। और मैं ऐसा कुछ नहीं लिख रहा जो आप नहीं जानते, मैं ऐसा कुछ नहीं लिख रहा जो हम सब नहीं जानते। मैंने कुछ भी खास नहीं लिखा, अभिधा में एक शब्द भर लिखा है जो देश के घर आंगन में पलता है, जो हमारी शिराओं में हिंदुस्तान बनकर दौड़ता है, जो हमारे साथ रहता है। और दावा करता हूं दुनिया भर का धन, वैभव, यश, संपदा, कीर्ति ले लीजिए, तराजू के 2 पलड़े लीजिए और तराजू के एक पलड़े में दुनिया भर का धन, वैभव, यश, संपदा, कीर्ति रख दीजिए और तराजू के दूसरे पलड़े में मेरे देश का सिर्फ एक शब्द सौंपता हूं आपको और आपको लगे कि वो एक शब्द दुनिया भर के वैभव पे भारी है। और मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ जाते हैं, हम जानते हैं, पर वो ऐसा क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, मैंने लिखा। मैंने ये नहीं लिखा चंद्रशेखर आजाद मौजूद चूम लेते हैं लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं आते, लेकिन किस वजह से करते हैं, मैंने ये लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि गुरु यहाँ अपने बेटों को दीवारों में चिनवा देते हैं लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, मैंने ये लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि पन्नाधाय स्वामी भक्ति में अपना बेटा कटवा देती है लेकिन क्यों करती है, मैंने ये लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि हाड़ी रानी शीश काट के थाली में रख देती है लेकिन किस वजह से करती है, मैंने ये लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि शोणित हमारे केसर की क्यारी में उगता है लेकिन क्यों उगता है, मैं ये लिखता हूं और सौंपता हूं एक शब्द। अगर इस जगह, इस धरती पे अगर उस शब्द की कीमत नहीं है तो फिर कहीं नहीं है। आपके घर आंगन में पलने वाला मेरा हिंदुस्तान, आपके घर आंगन में पलने वाला वो एक शब्द जो हमारी शिराओं में दौड़ता है और वो शब्द दुनिया भर के वैभव पे भारी है। तो बताइएगा जरूर कि सुरेंद्र दुबे का छत्तीसगढ़। तब कहता हूं बात में दोस्त दम है, हम तो सिर्फ हम हैं। अंतिम पंक्तियां सौंपता हूं डॉक्टर रमन सिंह के जन्मदिन को याद करते हुए ले जाइएगा कि बात में दोस्त दम है, हम तो सिर्फ हम हैं। अरे क्या नहीं है मेरे मुल्क में, भले ही आंखों में धुआं, चेहरों में गुबार है, दिल्ली में एक सरकार है, जेब में कुछ पैसा उधार है, न चमक है, न दमक है, न रोशनी है, न बिल्डिंग है, न कार है, पर मेरे देश में संस्कार है, मेरे देश में संस्कार है। आप सबको 15 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन का निमंत्रण है। एक बार तालियां बजाएं, 1 साल पहले निमंत्रण दिया गया। और विया वेलफेयर फाउंडेशन, भवेशन पार्टी जो काम किया आप हमेशा करें। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सच्चा है अपना प्यार तो फिर किस जहाँ का डर।